कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में बात करें, आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि जीडीसी मेंस मुख्य परीक्षा के लिए हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा सेशन रखते हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं और हमें हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मैंने आज सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो हमारी यूनिट 3 है उससे लेकर मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण की प्रमुख आधुनिक तकनीकी का वर्णन करते हुए पोषण मूल्य पर इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। खाद्य पैकेजिंग एवं कैनिंग के मुख्य सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका 200 शब्दों का लिखने के लिए है क्वेश्चन। 12 अंक का आपका क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से हम इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर हमारा कैसे है। ठीक है, स्टार्ट अगर जब हम करेंगे तो हम सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं तो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग वह प्रक्रियात्मक रूपांतरण है। आप अगर ये प्रक्रियात्मक रूपांतरण ना भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे कृषि एवं पशुधन घटकों को भौतिक, रासायनिक तथा तापीय विधियों द्वारा सुरक्षित उपयोग योग्य एवं मूल्य संवर्धित खाद्य उत्पादकों में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, लैंग्वेज का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम बीए एमए वाली अपनी लैंग्वेज उठा के लिख दें। हमें अपने शब्दों का अच्छा सा चयन करना होगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कच्चे कृषि एवं पशुधन यानी घटकों को भौतिक और रासायनिक ताप विधियों के द्वारा सुरक्षित, उपयोग योग्य यानी उपभोग के योग्य एवं मूल संवर्धन खाद्य उत्पादकों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य भोजन की सेल्फ लाइफ बढ़ाना और सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकना है और पोषण मूल्य को यथासंभव बनाए रखना है। ठीक है, कितना क्लियर है, आप बिल्कुल एकदम समझ सकते हैं। अब ये आप ना ये फ्लो चार्ट का यूज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें खाद्य प्रसंस्करण का मुख्य प्रवाह। ठीक है, ये फ्लो चार्ट का आप यूज करेंगे तो आपके आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें लिखा है अगर फूड प्रोसेसिंग होती है तो किस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट चलता है। कच्चा खाद्य पदार्थ, ठीक है, प्रसंस्करण तकनीकी, हम कौन कौन सी तकनीकी यूज करेंगे, फिर उसका एंजाइम व सूक्ष्म जीव निष्क्रियता और सुरक्षित दीर्घकालिक उत्पाद। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट हो जाता है और ये हमारे सारे पूरे क्वेश्चन की एक जान हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी, प्रोसेसिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले है पाशीकरण। ठीक है, हम सभी जानते हैं, हमने ना जाने कितनी बार ये पढ़ा होगा कि पाशीकरण क्या होता है। तो वहीं पर यहाँ पर हमें उठा के मेंशन कर देना है कि पाशीकरण की बात करें तो तरल पदार्थों पर रोगजनक जीवाणु को नष्ट करने हेतु किया जाता है। अब तरल पदार्थ में भी हमारे जानते ही हैं कि ये दूध पे ज़्यादातर यूज होता है ना, दूध के ऊपर हम इसे यूज करते हैं। और इसका क्या है, 2 मेथड है इसमें। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे कि 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं और फिर ठंडा कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम एल टी कहते हैं, यानी लो टेम्परेचर लो टाइम। ठीक है, दूसरा है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, जिसे हम HTSC कहते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इस पर गर्म करके तुरंत ठंडा कर देते हैं। मतलब जब 60 डिग्री सेल्सियस पर जब हम दूध को गर्म करेंगे या किसी भी तरल पदार्थ को गर्म करेंगे तो कितने मिनट के लिए करेंगे, 30 मिनट के लिए करेंगे। और जब हम 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो कितनी देर के लिए करेंगे, 15 सेकंड के लिए करेंगे। और गर्म करने के बाद इसे क्या करते हैं, तुरंत ठंडा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण के रूप में दूध, फल, पैकेट और सूप। ठीक है, यहाँ से ही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विविधीकरण यानी स्टेरिलाइजेशन। अगर आपको ये वाला शब्द नहीं लिखना है तो आप सीधा स्टेरिलाइजेशन उसका देवनागरी लिपि का यूज करके लिख दीजिएगा। ठीक है, खाद्य पदार्थों में 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लगभग 121 डिग्री सेल्सियस उच्च दबाव पर गर्म करके सभी बीजाणुओं को
बीजाणु सहित सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाता है, इसमें समाप्त किया जाता है। ठीक है, समाप्त किया जाता है। और ये होता किस पर है, तो उदाहरण इसके लिखेंगे हम, डिब्बाबंदी और व्यावसायिक दूध पर ये किया जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। ठीक है, ये क्या होती है, तो अत्यधिक कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन जो कि 196 डिग्री सेल्सियस या CO2 का प्रयोग करके भोजन को अति तीव्र गति से जमाना, जिससे कोशिका संरचना नष्ट नहीं होती है। ठीक है, यूज़ किस पर करते हैं, तो बेरी, फल यानी कि फ्रूट्स पर इसे यूज करते हैं, सी फूड समुद्री भोज्य पदार्थों पे, और प्रीमियम मीट, इन सबको फ्रेश रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए ये हमारा मेथड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। तो ये सूक्ष्म जीवों, ईस्ट बैक्टीरिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट व एल्कोहलिक कार्बनिक एसिड में परिवर्तन जो संरक्षण और स्वाद दोनों को बढ़ाता। तो फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, जो भी हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं, जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, कार्बोहाइड्रेट का एल्कोहलिक कार्बनिक एसिड में परिवर्तन जो संरक्षण और स्वाद दोनों को बढ़ाता है। फर्मेंटेशन के द्वारा ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, है ना। तभी फर्मेंटेशन होने के बाद फूड कैसा हो जाता है हमारा, बहुत सुपाच्य हो जाता है ना, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। ओके, और ये किया किस पर जाता है, तो दही, इडली, डोसा, बैटर, पनीर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिर है हमारा विकिरण। ठीक है, विकिरण में क्या है, अनायकरण विकिरण द्वारा खाद्य पदार्थों में जो उपस्थित जीवाणु के DNA होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, ताप के माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जो आयनीकरण विकिरण होती हैं ना, जो रेजेस होती हैं, उनके द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित जैसे जो जीवाणु है, मानिए कोई जीवाणु उसमें है, तो उसके DNA को क्या है, एक तापीय प्रभाव से ये नष्ट कर देता है। ठीक है, और होता किस पर है, जो अंकुरण रोकने हेतु, और प्याज, आलू, मसाले, इन सब पे ये होता है। इसके एग्जाम्पल थे। तो देखिए बहुत सिंपल सा चार्ट है ना। कितने पॉइंट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट को करके हमने कितने अच्छे से उसको दर्शा दिया है अपना आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, जैसे डिब्बाबंदी के सिद्धांत एवं चरण, कैनिंग स्टेप। सबसे पहले आप यहाँ पर कैनिंग मेथड किसने दिया था, तो निकोलस एपर्ट ने 1810 में दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1810 में। पेन चलेगा नहीं क्योंकि पेन में हो रखी है प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं है, मैं बोल देती हूँ। 1810 में दिया था निकोलस एपर्ट ने डिब्बाबंदी। ठीक है, इसके कुछ चरण हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है सफाई एवं ब्लीचिंग। ठीक है, उबलते जल में 85 से 98 डिग्री सेल्सियस में 2 से 5 मिनट तक गर्म करके प्राकृतिक एंजाइम को निष्क्रिय करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम सफाई करेंगे, और उसमें करेंगे क्या कि ये जो टेम्परेचर दिया है, इस टेम्परेचर में 2 से 5 मिनट के लिए गर्म करके हम एंजाइम को निष्क्रिय कर देंगे। ओके, फिर दूसरा है हमारा एग्जॉस्टिंग, केन के अंदर से हवा को निकालना ताकि ऑक्सीकरण और जंग ना लगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण के संपर्क में आके भी हमारा फूड जो है ख़राब हो जाता है। ओके, तो उसमें जंग ना लगे और ऑक्सीकरण ना हो। फिर है हमारा सीलिंग एवं ऑटोक्लेव, केन को एयर टाइट बंद कर देंगे और 121 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसेसिंग करके उसको सील कर देंगे, ऑटोक्लेविंग कर देंगे। ठीक है, यही हमारे इसके डिब्बाबंदी के चरण हैं। चलिए अगला पॉइंट है आधुनिक गैर तापीय प्रसंस्करण यानी नॉन थर्मल प्रोसेसिंग। उच्च दाब प्रसंस्करण, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, HPP, जिसे भोजन पर अत्यधिक दबाव यानी 400 से 600 MPa डालकर बिना गर्म किए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, जिससे प्राकृतिक स्वाद व विटामिन सुरक्षित रहें। ये क्या होता है हमारा, तो उच्च दाब प्रसंस्करण। ठीक है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपना कि पोषण मूल्य पर प्रसंस्करण का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो हमारा फूड प्रोसेसिंग है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए किसी भी चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो हम इसका सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव की जब हम बात करेंगे, फूड प्रोसेसिंग का सकारात्मक प्रभाव जब हम देखेंगे तो एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फाइटेट ट्रिप्सिन अवरोध का विनाश होता है, जिससे प्रोटीन और खनिज को की पाचकता बढ़ जाती है। यानी इनकी जो जैव
जैविक वैल्यू है वो क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, जैव उपलब्धता बढ़ जाती है प्रोटीन और खनिज पाचकों की। ठीक है, सकारात्मक यानी प्रोसेसिंग में। और जब हम इसका नकारात्मक पक्ष देखेंगे, नकारात्मक प्रभाव देखेंगे, तो अत्यधिक ताप से जल घुलनशील विटामिनों जैसे विटामिन सी एवं बी कॉम्प्लेक्स, सभी जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं हमारे, तो विटामिन सी है और बी कॉम्प्लेक्स है, उसका ह्रास हो जाता है। मेलाइड रिएक्शन के कारण उच्च ताप पर लाइसिन एमिनो एसिड की जैव उपलब्धता क्या होती है, घट जाती है। ये इसका क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपने दोनों देखा, इसको इसी तरीके से आप अपने आंसर में लिखिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं अपना टॉपिक, खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता, खाद्य संदूषण, विषाक्तता व फैसाई मानक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ये जो हमने आपको एक क्वेश्चन सबसे पहले दिया था ऊपर, ठीक है, उसी का ये आंसर है। और किस तरीके से आंसर लिखना है, किन किन चीज़ों का यूज करना है, कौन सा फ्लो चार्ट में क्या क्या ऐड करके किस तरीके से लिखना है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आपको फैक्ट क्या देना है, किस तरीके से कहाँ पर रखना है, ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य संदूषण एवं बर्बादी के प्रमुख स्रोत जैसे जैविक, रासायनिक या यांत्रिक की व्याख्या कीजिए। रसोई एवं अस्पतालों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु जिससे हैकअप एवं फैसाई दिशा निर्देश पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी सारी चीज़ें पूछी हैं, तो आपका क्वेश्चन में अगर इतना भी पूछा जाए कि खाद्य संदूषण बर्बादी के प्रमुख स्रोत जैविक, रासायनिक व्याख्या कीजिए, तब भी आपका आंसर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रसोई एवं अस्पतालों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु हैकअप और फैसाई के निर्देशों का प्रकाश डालिए, तो भी आपका यहाँ से एक आंसर से ही आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो कि मैंने 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में करके दिया है और उसकी व्याख्या दी है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। प्रस्तावना जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी से तात्पर्य भोजन को उन सभी हानिकारक जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों से मुक्त रखने से है जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव है ना, प्रभाव डाल सकते हैं। खाद्य संदूषण एवं बर्बादी जन स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करते हैं। कितना सिंपल है और बहुत ईजी है और बहुत अच्छा है ना। चलिए इसका फ्लो चार्ट देखेंगे तो यहाँ हेडिंग डालेंगे इस तरीके से, खाद्य संदूषण और बर्बादी के प्रमुख प्रकार, और लिख देंगे जैविक संदूषण और रासायनिक, यांत्रिक यानी भौतिक। पढ़ लेते हैं एक एक। खाद्य बर्बादी एवं संदूषण के स्रोत, तो सबसे पहले देखिए जैविक संदूषण, बायोलॉजिकल कंटिमिनेशन, सूक्ष्म जीव, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे सल्मोनेला, ठीक है, कवक जो अल्फा टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग वर्सेस इन्फेक्शन, जीवाणु द्वारा उत्सर्जित विषैले पदार्थ के सेवन से होने वाली तीव्र बीमारियां। रासायनिक संदूषण देखेंगे जब हम केमिकल के बारे में देखेंगे तब क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे कीटनाशक अवशेष, कृषि रसायन के अवशेष जो धुलाई के बाद भी खाद्य सतह पर विद्यमान रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जीवाणु, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं कि धुलने के बाद भी जो हमारे खाद्य पदार्थों से नहीं हटते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हम सब लोग पालक जब धुलते हैं, सर्दियों में आता है ना पालक, जब उसको धुलते हैं तो कैसे उसमें नमक डालते हैं ना, नमक डाल के धुलते हैं ताकि जो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं उसके वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाएं। ठीक है, फिर देखेंगे हम भारी धातुएं, लेड, मरकरी, कैडमियम जो जल एवं मृदा द्वारा भोजन में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा मिलावटी रसायन, यानी हम कुछ अपने भोज्य पदार्थों में मिलावट कर देते, जैसे दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, मसालों में कृत्रिम रंग जैसे मेटालिन, येलो, ये सब क्या है तो हमारे केमिकल, ठीक है, कंटेमिनेशन हो जाते हैं। फिर है तीसरा हमारा यांत्रिक एवं भौतिक बर्बादी, जिसके अंतर्गत क्या आएगा, कटाई व परिवहन क्षति। ये आप पॉइंट करके ही लिखिएगा, ठीक है, पॉइंट करके लिखेंगे आपका बहुत अच्छा आंसर आएगा। कटाई व परिवहन क्षति, जिसमें क्या आ जाता है, भंडारण, परिवहन के दौरान कटने, छिलने या दबने से होने वाली क्षति। नमी व ताप का प्रभाव, अनुचित आर्द्रता के कारण मोल्ड का विकास होना, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे यांत्रिक एवं भौतिक बर्बादी में। तो आपने देखा कि बर्बादी में हमारे 3 तरह की चीज़ें आ रही थी, यानी कि जैविक आ रहा था, जैविक, रासायनिक व यांत्रिक।
ठीक है, यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं सुरक्षा मानक, यानी कि खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसे फेसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड है। ये क्या है, तो ये फेसाई 2006 में, आप सभी जानते हैं कि 2006 में इसका एक्ट आया था और 2009 में इसका एक्ट आया था। 2011 से ये कार्यरत है, 2011 से कार्यरत है। तो ये 2005 ही हम यहाँ लिखेंगे, 5 या 6 वेरिएशन होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, ठीक है। तो भारत में खाद्य गुणवत्ता लाइसेंसिंग और सुरक्षा मानकों को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये क्या करता है कि जो लाइसेंस देता है, ठीक है, फेसाई लाइसेंस देता है और उनके सुरक्षा मानकों को नियमित करने वाली एक संस्था है। अडल्ट्रेशन टेस्ट, मसालों में मेटालिन येलो की जांच हेतु HCl का प्रयोग, जांच हेतु कंसंट्रेशन HCl का प्रयोग किया जाता है। खतरनाक तापीय क्षेत्र यानी डेंजर जोन, जीवाणु की तीव्र वृद्धि का तापीय क्षेत्र, ये आपका क्वेश्चन ना TGT PGT में भी बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीवाणु की तीव्र वृद्धि का तापीय क्षेत्र 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर रहता है। और अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 41 फ़ारेनहाइट से 140 फ़ारेनहाइट होता है। खाद्य पदार्थों में इस तापमान की सीमा में 2 घंटे से अधिक नहीं रखा जाना चाहिए, यानी या तो आप 5 से नीचे रखेंगे तो आपका फ्रीजिंग मेथड हो जाएगा, ठीक है, तो जहाँ पर जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होगी फ्रीजिंग के वजह से। और आप अगर 60 टेम्परेचर से ऊपर रखती हैं अपने भोज्य पदार्थों को, तो वो क्या होंगे, वो ताप की वजह से वृद्धि नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हीट हो जाएगी। और इसके बीच में अगर भोज्य पदार्थ रहेगा तो 2 घंटे से अधिक नहीं रखा जाना चाहिए। क्लियर है, क्लियर होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि रसोई एवं अस्पतालों में खाद्य सुरक्षा के जो उपाय पूछे हैं, यानी हैकअप प्रिंसिपल्स हमारे कौन कौन से हैं। सुरक्षा का क्षेत्र देखते हैं हम, तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत स्वच्छता देखेंगे। अब व्यक्तिगत स्वच्छता से अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि भोजन बनाने वाले हाथों का विसंक्रमण होना, हेयर नेल, है ना, नेट पहनना, नेल्स बड़े ना होना, ये सब आ जाएंगे। संक्रमण कर्मियों को दूर रखना, ये सब हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, फिर आता है हमारा क्रॉस संदूषण की रोकथाम, यानी क्रॉस कंटेमिनेशन, कच्चे और पक्के खाद्य पदार्थों को अलग अलग चॉपिंग बोर्ड का प्रयोग करना। जैसे कि एग्जांपल, हम शाकाहारी एक तरफ सब्जी काट रहे हैं और दूसरी तरफ हम मांस को चॉप कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें कि एक ही चॉपिंग बोर्ड पर आप वेजिटेबल्स भी काट रहे हैं और एक ही चॉप पर आप मीट की चॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा ना करें। इससे क्या है, हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन रोकथाम नहीं होती है, ठीक है। दोनों चीज़ों को काटने के लिए अलग अलग प्रयोग करेंगे। क्लियर। फिर है हमारा तापमान नियंत्रण, यानी ठंडा भोजन 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे, रेफ्रिजरेशन और गर्म भोजन 60 डिग्री से ऊपर, हॉट होल्डिंग सर्व करना, यानी कि आपका 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे, इससे पहले भी मैंने बताया जैसे कि 5 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे रहेगा तो फ्रीजिंग मेथड आ जाएगा, ठीक है, फ्रीजिंग मेथड आ जाएगा। और जब 60 डिग्री से ऊपर रहेगा तो आपका हॉट होल्डिंग आ जाएगा, यानी तापीय विधि आ जाएगा, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ना तो जीवाणु अधिक टेम्परेचर में ग्रोथ होगी उनकी, ना वृद्धि करेंगे, और ना ही जब टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री से नीचे होगा तो उनकी ग्रोथ होगी, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने 2 क्वेश्चन को डील किया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं लिए, और दोनों क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि एग्ज़ाम में बिल्कुल आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन बेशक हैं, लेकिन इससे 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको, 4 क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट होते हैं और आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतना सा है, और पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ ऐसे ही बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेकर, और एक बेहतरीन तरीका क्वेश्चन को लिखने का देखेंगे और पढ़ाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।